सरकारी स्कूल्स में पढ़ाई के साथ साथ लंच भी फ्री होगा। लाहौर के 100 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल्स में तलबा को खाना देने का आगाज हो गया है और मकसद बच्चों में ग़िज़ाई कमी को दूर करना है। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखते फिर इस पे बात करेंगे। आलमी इदारों की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 4 बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत ने इस पर काबू पाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। आइए आपको दिखाते हैं। ये है लाहौर के इलाके मुस्तफाबाद का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जहां सुबह से क्लासेस लेने वाले नन्हे बच्चों को इंतजार है मजेदार खाने का। खाने में आज तुलबा के लिए दाल चावल आए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने लाहौर में 5वीं जमात तक के स्कूलों में स्कूल मील प्रोग्राम का आगाज किया है। प्रोग्राम के तहत बच्चों की रोजाना मुख्तलिफ खानों से तवाज़े की जाएगी। बच्चे कहते हैं कि घर से लंच ना मिलने पर बहुत भूख लगती थी। चावल भी मिलते हैं, चने करी भी मिलती है, बड़ा कुछ मिलता है। खाना नहीं खाते तब काम भी सही होता था, सुस्ती वगैरह होती थी। अब स्कूल में खाना मिलता है, अच्छा लगता है। चिप्स, ये चॉकलेट, टॉफी, बबल ये खाते थे। अभी हम पर काला मिल रहे, हम लंच नहीं लेकर आते। हुक्काम को उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की बदौलत हाजिरी में बेहतरी आएगी, बच्चों की पढ़ाई में तवज्जो भी बढ़ेगी। वो बच्चे जो ग़िज़ाई कमी का शिकार थे वो भी इससे मुस्तफीज हो रहे हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब के मुताबिक एक स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करने के लिए सालाना 15 लाख रुपए खर्च आएगा और ये तमाम अखराजात मुखय्यर हजरात बर्दाश्त करेंगे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। तो इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है शाहिद लोन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। आप चेयरमैन हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट के। सर, जो काम आप कर रहे हैं, यकीन जानिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। ज़रा हमें अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि किस तरीके से ये जो लंच है, ये फ्री लंच जो है, ये आइडिया कैसे आया और ये क्या प्रोसेस है सारा? आइडिया इस तरह से आया है कि आपके जो हमारा जो पंजाब है सूबा, इसमें 100 में से 62% बच्चे जो हैं वो स्कूल छोड़ जाते हैं, और ये प्राइमरी की फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। और जो केजी से फर्स्ट तक जाते हुए 37 बच्चे जो हैं, 37 बच्चे वो स्कूल छोड़ जाते हैं। इसका मतलब है अगर 100 स्कूल बच्चा दाखिल हुआ है और उसमें से 5वीं क्लास तक जाते जाते सिर्फ 38 बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देते हैं। अब ऑब्वियसली इस सिचुएशन में अगर हम फिलैंथ्रोपी करते हैं और हम फूड एंड न्यूट्रिशन में है, तो हमने फैसला किया कि सबसे अच्छी इंटरवेंशन ये है कि हम इसमें जाके काम करें। तो बेसिकली वजह यह है कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है वो कुछ 2 करोड़ 20 लाख हैं, और दुनिया के 90 मुल्क ऐसे हैं जिनकी इतनी टोटल पॉपुलेशन नहीं है। तो आप खुद से आप तसव्वुर करें कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ह्यूमन रिसोर्स दिया, हमने उन्हें अपना एसेट बनाने की बजाय लाइबिलिटी बना लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे थिंकिंग प्रोसेस में से गुजरने के बाद हमने प्राइमरी स्कूल्स में खाना खिलाना शुरू किया। अच्छा सर, कितने स्कूल्स को आप केटर कर रहे हैं और कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? क्या रिस्पांस आता है बच्चों का इस पे, और स्कूल्स का क्या रिस्पांस आ रहा है? देखिए, जो हम लोग काम तो इसमें कोई 4 साल से कर रहे हैं। पहले 3 साल जो है वो हमने खिलाया है ट्रस्ट स्कूलों में। हमने एक हमारे दोस्त हैं अमार भाई, जिनका है काविश, तो काविश स्कूल मैनेज करता है, जैसे कस्टम वेलफेयर है, जैसे मरकज़ार सोसाइटी है, या इस तरह के 1-2 स्पेशल स्कूल हैं। तो हमने पहले खाना हर जगह ट्राई किया। जो मस्जिद स्कूल है, जो 1 रूम 1 क्लास 1 टीचर 1 क्लासरूम बेस स्कूल है, उनमें हमने खाना खिलाया। फिर स्पेशल बच्चों में खिलाया, फिर इस तरह के वोकेशनल में खिलाया, इनफॉर्मल में खिलाया। तो जब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि ये इफेक्टिव टूल है, तो फिर हमने गवर्नमेंट से बात की। और इस पर थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुराद राज साहब ने, लेकिन खाना जो है वो नवंबर 20,000 यानी 2020 में हमने इसको साइन अप किया था और शुरू किया था। अच्छा, जो पिछला साल है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इस तरह से हैं कि जो एनरोलमेंट है पंजाब में वो 33% इंक्रीज़ हो गई है, और जो आपका ड्रॉप आउट रेशो था वो पहले 62% था, अब इस वक्त वो 2% रह गया। तो 60% ड्रॉप आउट में फ़र्क पड़ा। और न्यू एनरोलमेंट में वो जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो भी वापस आ रहे हैं, और जो बच्चों ने गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ दिया था वो भी वापस आ रहे हैं। तो 33% जो है वो आपकी बढ़ गई एनरोलमेंट। 60% इंप्रूवमेंट आई आपकी रिटेंशन में, बच्चे स्कूल छोड़ के नहीं जा रहे, दे आर वेरी सीरियस।
और जो हमने इनके BMI लिए थे प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, इनका बॉडी मास इंडेक्स लिया था, उसके मुताबिक जो वीक बच्चे थे उनमें 77% की हेल्थ इंप्रूव हो गई है। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट आया है वो ये आया है कि इनका सोशल बिहेवियर बहुत अच्छा हो गया, इनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत अच्छा हो गया, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है। और हमने इस वक्त जो इनके शुरू किए हुए हैं गवर्नमेंट के पिछले साल से, ये तकरीबन कोई 100 स्कूल हमने कंप्लीट करने हैं, जो इंशाल्लाह इस दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके मुताबिक फिर 23,000 बच्चे को रोज़ाना की बुनियाद पे देंगे। ये तकरीबन कोई 47-48 लाख मील बनेगा इंशाल्लाह साल के एंड तक, यानी एक साल का 47 से 48 लाख है। अब 50 लाख लगा ले राउंड फिगर में। सही। अच्छा सर, इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो आपने बताया कि 100 से ज़ायद स्कूलों में किया गया है, तो मज़ीद इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? कुछ इस हवाले से बताइए कि मज़ीद जो है वो आगे इसको एक्सपेंड करना है, क्या इरादा है सर? देखिए, इसका इरादा तो यह है कि पूरा पाकिस्तान हो। अभी आप सोचें कि हम जो है फूड बास्केट है पंजाब, उसमें ये हालत है इस वक्त जो सेहत की हालत है वो इतनी बुरी है न्यूट्रिशन की कि मैं आपको बता नहीं सकता। मिसाल दे रहा हूँ आपको, अभी हमने, अच्छा पहले मैं एक्सपेंशन बता दूँ आपको। एक्सक्यूज मी। जी जी। एक्सपेंशन इस तरह से है कि 100 के बाद जो नेक्स्ट जंप है वो 263 स्कूल्स की है। तो आजकल हम दिन रात लगे हुए, हम हर हफ्ते तकरीबन कोई 7-8 स्कूल खोल रहे हैं, ताकि वो पिछला जो कोविड में हमें प्रॉब्लम आई और थोड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग जो थी टीचर्स की भी और पूरे सिस्टम की, वो हमने उसे ठीक किया है, उसे अलाइन किया है। अब ये है कि हम फुली अलाइंड है और चीज़ें बिल्कुल सेट हैं और बहुत स्पीड से हम खोलते जा रहे हैं। तो 100 दिसंबर तक हमारा टारगेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम पहले ही अचीव कर लेंगे। और इसके बाद ये है कि जो मेरी मिनिस्टर साहब से बात हुई है वो ये है कि अगर वो भी साथ जुड़े। अच्छा, पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अभी फ़िलहाल सिर्फ अल्लाह वाले ट्रस्ट जो है वो अपने पैसे से ही खाना खिलाता है, हुकूमत की तरफ से एक पैसा हमें नहीं मिला। ये इसको एक तो गलतफहमी को दूर कर लीजिएगा। अभी इनकी तवज्जो से, क्योंकि उन्होंने बयान दिए हैं तो हमारे साथ कुछ जुड़ना शुरू हुए हैं, जैसे कॉर्पोरेट से हमारे साथ अभी होंडा जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने भी एक स्कूल किया है, बहुत छोटा सा स्कूल स्पॉन्सर किया है, और पीछे इसके शायद और भी कॉर्पोरेट आएगा। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी दूसरी किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं है। ये हम हैं, हमारे कुछ हम दोस्त हैं और फैमिली एंड फ्रेंड्स है, समझ लें। सही सही। इसकी एक्सपेंशन, पहली बात तो यह है कि पंजाब में तकरीबन कोई 560-70 स्कूल है, तो वो हमने पहले कवर करनी है। ये मैं पंजाब नहीं बात कर रहा, सॉरी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट में बात कर रहा हूँ। इसके बाद अभी हमने एक दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया है और वो है फेडरल के साथ, और वो इस बुध को, आज समझ लें आज पीर है, और परसों हम इंशाअल्लाह ताला उसका इस्लामाबाद में भी ओपनिंग कर रहे हैं हम फेडरल में। हमारे यहाँ ये हालत है इस वक्त कि जो स्कूल है, अगर आप मेरे कहने पे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल चले जाएं कराची के भी, तो आप जाके उनसे सिर्फ ये पूछ लीजिए कि कितने बच्चे नाश्ता करके आए हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि 30 बच्चों की क्लास में से सिर्फ एक बच्चे ने नाश्ता किया होता है। और अगर आप पूछेंगे कि लंच कितने लेकर आए, तो मैक्सिमम 3-4 बच्चे लंच लेकर आए हैं। अब आप तसव्वुर करें कि एक बच्चे ने रात को खाना खाया और वो दूसरे दिन 12 बजे तक भूखा है और वो 2:30 बजे तक स्कूल है, तो आप मुझे बताइए वो बच्चा क्या एजुकेशन हासिल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, अब आप ख़ुद माशाल्लाह इसको इतना वेल रन कर रहे हैं और इतने अरसे से कर रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट, तो अब गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने का आपको कोई फ़ायदा हुआ है? उनको ऑन बोर्ड लेने का मकसद क्या है? बिकॉज कई लोग इससे सवाल उठाएंगे कि जी जब आप लोग ख़ुद इतना अच्छे से कर रहे हैं तो फिर ये गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेने से पॉलिटिसाइज तो नहीं हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है, बड़ी सिंपल सी है। हम हैं प्राइवेट सेक्टर से फिलैंथ्रोपिस्ट। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी तो हम खुद ही करते जाएंगे। 100 स्कूल के, यानी ये 100 स्कूलों को खिलाने के लिए 14.5 करोड़ रुपया चाहिए। अब हम अपने तौर पे लगे हुए हैं। अगर हुकूमत मिल जाएगी तो हम ये हदफ जल्दी पूरा कर लेंगे, क्योंकि वैसे लाखों में बच्चे आपके उसमें। अगर हुकूमत नहीं मिलेगी वो तो चल ही रहा है। अब इस्लामाबाद में भी हमने साइन किया है, तो उसमें फेडरल हुकूमत की तरफ से हमने कोई पैसा नहीं मांगा, तो हम तो अपने तौर पर चल रहे हैं। लेकिन आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो हमारे साथ मिल के काम करें, और जिससे कॉर्पोरेट पे बजाय हम जाके मार्केटिंग करते रहें, तो अगर हुकूमत सपोर्ट करते हैं तो कॉर्पोरेट हमारे साथ मिल सकता है बहुत जल्दी, हमें मार्केटिंग सेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा। और अगर हुकूमत, उनके पास इतने फंड्स हैं, आप तसव्वुर करें कि सिर्फ नॉन डेवलपमेंट फंड जो है वो सिर्फ पंजाब के पास 330 बिलियन है, और वो सिर्फ 25 करोड़ मेरे साथ लगा दूँ और 15 मैं लगा दूँ, तो हम 263 में 50% से ऊपर हम बच्चों को खाना खिला देंगे इसमें। और ये जो इंटरवेंशन है इसके रिजल्ट्स इतने आउट क्लास है कि जो ट्रेडिशनल इंटरवेंशंस आज तक करता रहा है एजुकेशन में,
उसमें मेरा नहीं ख्याल कितने रिजल्ट्स हैं। इसी वजह से एक्साइटमेंट जो है वो ओवरवेलमिंग है फ्रॉम CEO टू डेप्यूटी। नाउ इस वक्त अब ये है कि ज़्यादातर लोगों की अवेयरनेस इसलिए फैली है कि इस दफ़ा मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट्स आने के बाद इससे एक्नॉलेज कर लिया है और लोग इसको ये समझना शुरू हो गया कि अभी शुरू हुआ है। ओके अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ मैं, आपने सारी बातें कर दी, मेरा अपना एक पर्सनल ये क्वेश्चन वो ये है कि ना जब हम स्कूल में लंचेस का जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ आते हैं या फिर एक बहुत अच्छा मॉडल है जापान का, जहाँ पे ना सिर्फ उन बच्चों को वहाँ खाना प्रोवाइड किया जाता है बल्कि टेबल सेट करने से लेके प्लेट बनाने तक और उसके बाद खाना खाने से लेके उसको क्लीन करने तक और फिर दोबारा प्लेट्स जो हैं वो उन एरियाज तक पहुंचाने में उन बच्चों का बड़ा किरदार होता है। ना सिर्फ ये कि उनका पेट भरा जा रहा है बल्कि उनको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। डू यू थिंक कि कहीं आगे जाके हम या आप अपने इस एंडीवर को, अपनी इस कोशिश को ना सिर्फ बच्चों को खाना खिलाने तक रखेंगे बल्कि इसके आगे उनकी तरबियत पे भी थोड़ा सा नज़रसानी करेंगे? देखिए, जब हम पहले खिलाते थे ना, प्राइवेट ये जो ट्रस्टों के स्कूल हैं उसमें बच्चे खुद ही सर्व करते थे, खुद ही प्लेट्स धोते थे और वो अपनी इन्वेंट्री खुद ही मेंटेन करते थे। वहाँ मॉनिटर्स का तो रिवाज होता नहीं है, तो वहाँ पर कोई भी एक सीनियर बच्चा खड़ा हो जाता था जिससे सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते थे वो, और वो रिस्पॉन्सिबल फील करते थे। अच्छा, अब ये जो है अभी हमने ये किया है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, हाथ धो के खाना है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना, यहाँ तक आए हैं। लेकिन हमने अभी मैनर्स की बजाय अभी बेसिक नीड्स की तरफ ज़्यादा जोर दिया। मिसाल के तौर पे हमने सबसे पहले इनका हाइट एंड वेट लिया है और उसे रिकॉर्ड कर लिया है। हुकूमत के पास कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जिसमें बच्चों की हाइट और वेट से उसका BMI निकाला जा सके। तो अब हम जितने स्कूलों में काम कर रहे हैं उसका हमारा जो है ना बॉडी मास इंडेक्स का हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। उसके बाद हमने उनकी आंखें चेक की हैं और जिन बच्चों की आंखें कमज़ोर हैं सबको NK दे दी हैं, हमने उन्हें क्लासेस दे दी हैं, बल्कि टीचर्स को भी दे दिया है। इसके बाद हमने उनके कान चेक किए, हमने हेयरिंग चेक की है, उनकी सुनने की ताकत। ये इसलिए किया है कि ताकि कोई बच्चा क्लास में बैठा हुआ है तो उसको बोर्ड सही नज़र आ रहा है, वी वांट टू मेक श्योर कि उसको सुनाई सही दे रहा है। ये करने के बाद जिनके दांतों में कीड़े थे हमने उनकी फिलिंग करवा दी है, सफाई करवा के। अच्छा, ये जो है अब खाना स्कूल प्रोग्राम से हमने उसकी हेल्थ कवर कर दिया है। ये जो उससे अगली स्टेज है, फिर उससे अगली स्टेज में फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो फिर हम जाके जापान की तरह कुछ एक्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो यह है कि जो बेसिक नीड है वो पहले पूरी की जाए ताकि बच्चे इक्वली सेम पार जो है जो दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मुताबिक उनकी सेहत हो ताकि वो तालीम अच्छी हासिल कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद लोन साहब, हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। और बच्ची और हेल्दी एक्टिविटी है, ये बड़ी अच्छी बात है कि अटेंडेंस जो है वो इन्हेंस होने लगी है बिकॉज ऑफ दैट लंचेस। तो अब बात करते हैं एक ऐसे होनहार स्टूडेंट के हवाले से। आपको बताएं कि लगन सच्ची और अज़्म बुलंद हो तो मंजिल का हुसूल कभी मुश्किल नहीं होता। ये साबित किया है 4 सदा के 16 साला तालिब ने जिसने आलमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। तो पेशावर से इरफान मुसज़ई की रिपोर्ट देखते हैं और फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। उमर का कच्चा मगर अज़म का पक्का, यह है मोहम्मद उमैर, जिसने 16 साल की उम्र में अंजाम दिया ऐसा कारनामा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कराया, वो भी ACCA के पर्चे रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पूरे 100 नंबर हासिल करके। पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए तकरीबन 178 कंट्रीज तक उसके स्टूडेंट्स वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं और फिर जाके जो पेपर का रिजल्ट आता है तो वो सारे स्टूडेंट्स में जो लाखों स्टूडेंट्स होते हैं उसमें फिर कोई 1-2 जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉप कर जाते हैं, यानी या वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड जो अपने मुल्क में है। तो मेरा माशाल्लाह उन सारों में वर्ल्ड वाइड टॉप हुआ है, यानी पूरी दुनिया में। असातिज़ा के मुताबिक ACCA में कामयाबी है बड़े दिल गुर्दे का काम, मगर उमैर ने कम उम्री में ये कारनामा अंजाम दिया। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रट्टे वगैरह लगा लें, आपको फुली कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ती है और दूसरे क्वालिफिकेशन से थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। उमैर का अज़म है कि वो कामयाबी के इस तसलसल को बरकरार रखेगा। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ इरफान मुसज़ई, समा, पेशावर। तो हमें ज्वाइन किया इस पर बात करने के लिए मोहम्मद उमैर ने, ACCA टॉपर हैं। मोहम्मद उमैर, वेलकम टू द शो। आपसे बात करेंगे और जानेंगे आपकी कामयाबी के बारे में। ये बताएं उमैर, क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं इस कामयाबी के बाद? माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है और पेरेंट्स की दुआई थी साथ में और टीचर्स की मेहनत थी, तब जाके पेपर जब अटेम्प्ट किए तो माशाल्लाह बहुत अच्छे स्कोर।
मैंने अचीव की है। अच्छा उमैर, मैट्रिक के बाद आप ACCA में डायरेक्ट आए हैं। पहली पेपर में जो कि रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का है, उसमें इतने नंबर ले लिए आपने, तो प्रिपरेशन कैसे की आपने? जी असल में जो मेरा बैकग्राउंड है वो आर्मी साइड से हैं। मैंने 3 साल कैडेट कॉलेज पिनकई साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी, उससे मैंने 3 साल पढ़ा है, यानी 8th 9th मैट्रिक। और मैट्रिक क्वालिफाई करके फिर मैं पेशावर में स्कैंस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी पेशावर, उससे मैंने ACCA स्टार्ट किया अगस्त 2021 में। उस वक्त मैंने 2 पेपर्स की तैयारी स्टार्ट की थी और जो मैंने पहला पेपर अटैम्प्ट किए तो उसमें माशाल्लाह मैंने वर्ल्ड वाइड टॉप किया। और तैयारी तो असल में जो मेन रीज़न है मेरी प्रिपरेशन का वो ये है कि कैडेट कॉलेज ने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी दी है और उधर का डिसिप्लिन और साथ में जो टाइम मैनेजमेंट है वो असल में मैंने उधर से सीख के इधर जब मैं सिविल में आया हूँ तो मैंने वो सारा कुछ अप्लाई किया अपने ऊपर, तो तब जाके मुझे माशाल्लाह उस डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट से बहुत फ़ायदा पहुँचा है और मैंने कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट्स कवर करके मैंने माशाल्लाह स्कोर अचीव किए हैं। अच्छा उमर, ये बताएं कि मुस्तकबिल में आपकी क्या प्लानिंग है? जी इंशाल्लाह आगे भी यही इरादा है कि जितने भी मेरे जो 15 पेपर्स रह रहे हैं, टोटल 17 होते हैं, तो उसमें भी इंशाल्लाह यही इरादा है कि मेहनत इंशाल्लाह जारी रखूँगा और आगे भी यही 100% स्कोर करने का इरादा है। और आगे फिर जाके जो हमारा 3 साल का इंटर्नशिप होता है वो करके ताकि मेरे स्किल्स डेवलप हो और उसके बाद जॉब वगैरह और आगे बिज़नेस फिर अपनी साइड से मैंने कंटिन्यू करनी है ताकि अपनी कंट्री के लिए कुछ कर सकूं। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंसी और ACCA पाकिस्तान में इसका बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है उमैर। तो तलबा जो हैं जो कि इस तरफ एम करते हैं, जिनको कहा जाता है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो जाए या ACCA हो जाए, इट्स प्रीटी टफ, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप उन स्टूडेंट्स को जो इसको ऑप्ट करना चाहते हैं? जी असल में तो जो हमारे पाकिस्तान में है वो ACCA और CA जो पाकिस्तान बेस्ड है, CA असल में ACCA इंटरनेशनल क्वालिफ़िकेशन है। तो उस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में CA और ACCA का रुझान इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो मेडिकल और इंजीनियरिंग है, बिकॉज़ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो FSC या मैट्रिक वगैरह करके वो उनका रुझान यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग साइड पे इन फील्ड्स की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज़ और फील्ड्स का उन्हें असल में मालूमात ही उनको नहीं होती। तो उनको यही मैं पैगाम दूंगा कि उनको चाहिए कि जो भी स्टूडेंट मैट्रिक या FSC क्वालिफाई कर रहा हो या वो क्वालिफाइड हो, तो सबसे पहले तो वो इन्फो किसी भी तरीके से इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब वगैरह से उन पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पड़े हैं, वो जाके उधर सर्चेस कर ले, किसी जो इन्फॉर्म्ड बंदा हो उनसे जाके मिले, उनके साथ बैठे, उनसे डिस्कशन करे ताकि उनको मुख्तलिफ डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता चले, क्योंकि पाकिस्तान में और भी बहुत सारे फील्ड्स इस तरह हैं जो रिवार्डिंग है मुख्तलिफ चीज़ों के लिहाज से, तो इज़्ज़त के हवाले से, जो रिम्यूनरेशन के लिहाज से, तो उनको चाहिए कि वो और भी फील्ड्स देखें और फिर डिसाइड करें कि हमें कौन सा फील्ड अच्छा है हमारे लिए, तो वो फिर उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि सिर्फ अगर हमारे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की साइड पे जाए तो मुल्क को और भी फील्ड्स में यानी काबिल लोगों की ज़रूरत है ताकि फिर हमारी कंट्री आगे जाके डेवलप हो सके। बहुत शुक्रिया उमैर, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद और आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए भी बहुत सारी ढेर दुआएं। तो अभी शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का। जी हाँ, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे PSL की, तो हमारे साथ रहिए। अभी आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ज़िंदगी की जंग हार गए। कोरोना ने रहमान मलिक के फेफड़ों को शदीद मुतासर किया था। उन्हें इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 1 फरवरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया, मगर उनकी सांसें बहाल ना हो सकीं। FIA के साबिक सरबराह रिटायरमेंट के बाद बेनज़ीर भुट्टो के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रहे। 2008 में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो उन्हें मुशीर दाखिला और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया गया।
रहमान मलिक को सितारा शुजात और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया। कराची यूनिवर्सिटी ने PhD की एजाज़ी डिग्री से भी नवाजा। 4 किताबों के मुसन्निफ थे। मिसाक जमहूरियत में अहम किरदार अदा किया। रहमान मलिक के इंतकाल पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और दीगर रहनुमाओं ने गहरे दुख का इजहार किया है। चलिए अब सियासत की तरफ अपनी तवज्जो करते हैं। तब्दीली सरकार की तब्दीली का एजेंडा है, तो ऐसे में शहबाज शरीफ जरदारी के दर पर आए हैं, गुलदस्ता साथ लाए। जियालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तहरीके अदम एतमाद कब लानी है, कामयाब कैसे बनानी है। मुलाकात में JUI का वफ़द भी शरीक हुआ। एलामिये के मुताबिक रहनुमाओं ने महंगाई, बदअमनी और लाकानूनियत पर तशवीश का इजहार किया। आज मौलाना, शहबाज और जरदारी फिर सर जोड़ेंगे। का खेल अब खत्म हो चुका है, हमारा खेल शुरू। हुकूमत को घर भेजने का मिशन, शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के दर पर चले आए। अदम एतमाद कब लाई जाए या कुछ और हिकमत अमली अपनाई जाए, पुरतकल्लुफ खाने की मेज पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में JUI का वफ़द भी शरीक हुआ। शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक रहनुमाओं में तहरीके अदम एतमाद पर अहम गुफ्तगू हुई। कहा गया, महंगाई की आग अवाम के घर जला रही है। हुक्मरान अवाम की जानो माल और बुनियादी जरूरियात पूरी करने में नाकाम हैं। उन्हें घर भेज कर ही अवाम को जुल्म से बचाया जा सकता है। एलामिये के मुताबिक अपोजिशन रहनुमा बुध को फिर शहबाज शरीफ के घर पर सर जोड़ेंगे। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत मौलाना फजलुर रहमान अदम एतमाद समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर करेंगे। एलामिये में कहा गया कि फस्तायत और आमरीत को पैका तरमीमी कानून का नाम दिया गया है। मीडिया और इज़हार राय की आज़ादी छीनने वालों से इक़्तिदार छीन लेंगे। अब जवाब भी सुनिए। अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद शौक से लाए, मगर मुंह की खाना पड़ेगी। शेख रशीद ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया। असद उमर बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत के खात्मे की जितनी तारीखें दी, इतनी तो सिविल कोर्ट्स में भी नहीं दी जाती। इस नाजायज हुक्मरान के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। अपोजिशन तहरीके अदम एतमाद लाएगी तो मुंह की खाएगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का चैलेंज, कहा अदम एतमाद की बातें करने वाले 23 मार्च को भी आते नजर नहीं आ रहे। अगर आप अदम एतमाद लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे। 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। 1 साल रह गया इलेक्शन को। ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, तारीख पर तारीख देने वाली अपोजिशन इस बार भी नाकाम रहेगी। इतनी तो सिविल कोर्ट ने कभी तारीखें नहीं दी, इतनी ऑपोजिशन दे चुकी है। और मामला जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब से शुरू होके मरियम और बिलावल तक पहुंच चुका है। अब वो तीसरी नस्ल भी तैयार हो रही है। तो तारीखें पहले भी बहुत सारी सुनी है भाई, ये वाली भी सुन लेंगे। फवाद चौधरी से सवाल हुआ तो अपोजिशन पर तंज कर गए। तरीके अदम एतमाद अगर आती है तो आप प्रिपेयर्ड हैं, गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड है? हम तो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनसे आनी नहीं है। हुकूमती अरकान का कहना है अपोजिशन अदम एतमाद लाए या लॉन्ग मार्च करे, इनके हाथ खाली ही रह जाएंगे। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन खान, मौसीकी की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसके बगैर दुनियाए मौसीकी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। मेहदी हसन खान साहब ने जो गाया एक ऐसे अंदाज में गाया कि इसे अम्र कर दिया। मगर इस रवैये का क्या कीजिए कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ हासिल करने के लिए उनके हवाले से ऐसी वीडियोस भी अपलोड करने से गुरेज नहीं करते जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आइए इस बारे में देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी रियान अहमद की ये रिपोर्ट। इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ कराची में वाक़े मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर। इस कब्रिस्तान में मेरे पीछे आप देख रहे हैं शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन खान साहब की ख़बर। इस मुकाम के हवाले से आए दिन सोशल मीडिया पे इस नौइयत की वीडियोस वायरल होती रहती हैं जो उनकी फैमिली और मद्दाहों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती हैं। आइए ऐसी एक वीडियो का कुछ हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तकरीबन 2 साल पुरानी इस वीडियो में मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में वाक़े शहंशाह गज़ल की कब्र की बदहाली दिखाई गई है। ये वीडियो मज़ार के मरकज़ी हिस्से की तामीर से पहले की है।
लिहाजा देखने वालों के जहनों में इस ख्याल को जन्म देती है कि जैसे 2012 में मेहदी हसन खान साहब की तदफीन के बाद से अब तक मज़ार के मरकज़ी हिस्से में कोई तामीराती काम सिरे से हुआ ही नहीं है। इस बारे में अमेरिका में मुकीम मेहदी हसन खान साहब के छोटे साहबजादे इमरान मेहदी हसन ने समा को भेजे गए एक वीडियो पैगाम में कहा, सोशल मीडिया के हवाले से सामने आने वाला ये रवैया अफसोसनाक है। हम मेहदी हसन साहब की फैमिली हैं, हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान हमसे बिलोंग करता है, तो उस हवाले से जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में इस तरह की जो वीडियो, झूठी वीडियो वायरल की जाती है, बाकी उसका अफसोस होता है। और इन लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में पूरी दुनिया में अपने ही सेलिब्रिटीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के जो डायरेक्टर थे और उनकी जो टीम थी, हम सब ने मिलके उस सेमेट्री को अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छे तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन की है और बहुत अच्छे तरीके से उसकी देखभाल भी हो रही है। शहंशाह गज़ल के दामाद मोहम्मद हनीफ का नुक्ता नज़र इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि खान साहब का मज़ार अभी मुकम्मल तौर पर उनके शायान शान नहीं, इसकी मज़ीद तज़ीन और आराइश और मज़ार के 2586 गज़ के रकबे के लिए हुकूमती तवज्जो और ताउन की अशद ज़रूरत है। मुझे कोई ऐसी जगह बता जहाँ तुझको दिल से भुला सकूं। खान साहब के मकबरे को एक नाम तकमील दिया गया था कि उसको जब खान साहब का मकबरा बनेगा तो उसका नाम मौसीकी का ताजमहल बनाया जाएगा। तो हम चाहते हैं उस मकबरे की शक्ल ऐसी हो कि वाकई मौसीकी का ताजमहल बना जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ पे प्लीज़ हमारा साथ देख और ऐसा यादगार ताजमहल बनाए मौसीकी का कि वो रहती दुनिया तक कायम रहे। ज़रूरत इस बात को समझने की है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर हकीकत पर मबनी नहीं होती, लिहाजा बगैर तस्दीक के उसे आगे बढ़ाने से हर मुमकिन गुरेज करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब मेहदी हसन ने पाकिस्तान और मौसीकी के लिए जो गैर मामूली खिदमात अंजाम दी हैं, उनका सिला हम उन्हें दे ही नहीं सकते, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि उनके हवाले से गुमराह कुन और तकलीफ दे वीडियोस पेश करने का सिलसिला फौरी तौर पे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। तो अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पीएसएल की और फाइनल जो लाइनअप है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन शायर फरमाता है कि हसरत उन गुंजों पे बिन खिले मुरझा गए। और वो गुंजा एक मरतबा खेला कराची किंग्स का, वो भी क्यों खेला, वो भी क्यों जीते आप, वो भी ऐसा लग रहा होगा कि तुक्के वो अपनी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात क्या सुनेंगे। वो बेचारे वसीम अकरम जो है वो बाउंड्री लाइन पे जाके समझा रहे हैं उनको, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जी, बाउंड्री के अंदर तो प्लेयर्स ने खेलना है। तो हुआ यह है कि फाइनल फोर की जगह बन गई है। मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर्स, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर लिया है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। और कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज जो थे बेचारे, उन्होंने ये कहा था कि अगर आज ना करने आए बैटिंग मुल्तान तो इस्लामाबाद, तो हम शायद क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसके अलावा कराची तो ने तो छोड़ ही दिया है सोचना कि वो कुछ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस सबके बीच में समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने मुल्तान सुल्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर से बात की जिसने बहुत इम्प्रूव किया है। तो कौन है वो खिलाड़ी और क्या गुफ्तगू हुई है दोनों के दरमियान, जरा देख लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उस क्रिकेटर से बात करेंगे जिनको सिर्फ एक फॉर्मेट का क्रिकेटर समझा जाता था। बिल्कुल शान मसूद की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में T20 की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी हैं और हर मैच में अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है। शान मसूद, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। अच्छा शान, पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 7 में मुल्तान सुल्तान को हमने देखा है कि डिफेंडिंग चैंपियन है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है रिजवान की कप्तानी में। कैसा देख रहे हैं अपनी टीम को कि क्या ऐसी चीज़ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इस मरतबा भी देखने को मिल रही है मुल्तान सुल्तान की? देखें, मुल्तान सुल्तान की तरफ से आई थिंक ये 3rd ईयर है जब से ये ओनरशिप आई है, जब से ये मैनेजमेंट आई है। हर किसी की अपनी एक फ़िलॉसफी होती है, एक अपना खेलने का तरीका होता है, एक आइडियोलॉजी होती है। तो
जो भी प्लेयर्स अंदर आते हैं वो क्विकली वो प्लेयर्स होते हैं जो मुल्तान समझता है कि इस कल्चर में अडेप्ट कर सकें। तो आई थिंक बहुत आसान होता है जब आपकी प्लानिंग इतनी थरो होती है, इतनी अच्छी तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, तो प्लेयरों के लिए भी मुश्किल नहीं होता। ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और फिर देखें, ये जब सारी चीज़ें बाहर अच्छी होती हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑन द फील्ड रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आई थिंक हमें वही देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा माहौल और एक अच्छा कल्चर है जिसकी वजह से ऑन द फील्ड भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। शान, आपको टेस्ट क्रिकेटर समझा जाता था और आपको एक फॉर्मेट तक महदूद करके रखा हुआ था। पाकिस्तान टीम की क्रिकेट जो मैनेजमेंट है उसने वो ये समझते थे कि टेस्ट क्रिकेट में ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस में बड़ा निखार लाया और T20 में खास तौर पर जहाँ पर तेज़ क्रिकेट होती है वहाँ पर आपने तेज़ क्रिकेट खेली है। कैसा अपने परफॉर्मेंस को देख रहे हैं? क्या ऐसा करते हैं प्रैक्टिस सेशन में जिससे आपकी परफॉर्मेंस में काफ़ी निखार आया? देखें, आई थिंक सबसे पहले तो जो आपकी अपनी पर्सनल बिलीफ होती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मैंने कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं अपने आप को कहीं लिमिट करूं, और अगर मुझे लिमिटेड समझा गया है तो मैंने उसको हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देखी है, एक चैलेंज देखा है कि जिस पे मैं काम करके अपने आप को उधर ले जा सकूं। एज ए क्रिकेटर देखें, ये हमारी जॉब है। क्रिकेट के 3 फॉर्मेट्स हैं, तो जब हम इस पे काम कर रहे होते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं तीनों फॉर्मेट्स में खेल सकूं, तीनों फॉर्मेट्स में अपने आप को अडेप्ट कर सकूं। क्योंकि जो चैलेंजेस होते हैं कि एक बैट्समैन अपने आप को तीनों फॉर्म्स में अडेप्ट कर सकता है, आई थिंक उससे बड़ा एक चैलेंज नहीं हो सकता। शान, हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में जो है वो मुल्तान सुल्तान की बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल, और बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लाहौर कलंदर से सिर्फ मैच हारी है, लेकिन ओवरऑल जो अच्छी परफॉर्मेंस है, क्या आप समझते हैं कि उसके परफॉर्मेंस के पीछे डाटा और स्टैट्स जो है वो काफ़ी मुल्तान सुल्तान के पास मौजूद होता है, जिससे काफ़ी मदद मिलती है मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए? डाटा और स्टैट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, आई थिंक टीम की स्ट्रेंथ ये है टीम की बिलीफ, और टीम की बिलीफ तब जाहिर हुई थी कि जब हम पिछले साल कराची लेग में 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते हुए थे, और जब हम अबू धाबी जा रहे थे तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही थी कि बस हम वहां जाके 5 गेम्स खेल कर वापस आ जाएंगे। तो टीम की बिलीफ आई थिंक नंबर 1 है, टीम का ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर नंबर 2 है। अच्छा शान, पाकिस्तान सुपर लीग में हमने देखा है ज़्यादातर गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ होता है, तो कितना मददगार साबित होता है गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ? कितनी अच्छे तरीके से वो समझाते हैं, और क्या उससे कारकर्दगी को भी फ़र्क पड़ता है प्लेयर्स की? आई थिंक जो मेरा पहला साल था, जब एंडी के अंदर, जो एंडी का भी पहला साल था, तो उस साल मैं कप्तान भी था और ऑब्वियसली टीम का ओपनिंग बैट्समैन भी था। तो उन्होंने मुझसे एक बात ऐसी कही थी जिसने मेरे लिए एज ए कैप्टन आसानियां कर दी थी। उन्होंने मुझसे ऐसी चीज शेयर की थी कि भाई, जब आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर बैटिंग करने जाएं तो आप कप्तान नहीं है, आप हमारे मेन बैट्समैन हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटी छोटी डिफरेंसेस होते हैं। आई थिंक इवन दिस ईयर जब मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट से ब्रेक ली थी कायदे आजम ट्रॉफी के पहले हाफ से, तो उसमें मेरी कंसल्टेशन एंडी फ्लावर से हुई थी। मैंने शेयर की थी अपनी स्टोरी के किस हादसे से मैं गुजरा हूँ। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने पिछले 3 साल में मेरे करियर में काफ़ी हर जगह मुझे एडवाइस दी है, हर जगह मैंने उनका ओपिनियन लिया है, और बहुत फॉर्चुनेट अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि PSL के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे दुनिया के जो बेहतरीन कोचेज़ में उनके साथ काम करने का मौका मिला है। अच्छा शान, आपने सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान दोनों की कप्तानी में खेले हैं, किसकी कप्तानी को आप सबसे अच्छा रेट करते हैं? कौन सा कप्तान अच्छा ज़्यादा तरीके से बता सकता है प्लेयर्स को, और कौन थोड़ा रिजर्व रहता है? क्या समझते हैं, रिजवान बेहतर है या सरफराज बेहतर है? आई थिंक दोनों इक्वली गुड कैप्टन्स हैं। सैफी भाई, पाकिस्तान का उनका आप रिकॉर्ड देख लें, मैं उनके साथ क्लब क्रिकेट सैफी भाई के साथ खेलता हूँ, रीजनल क्रिकेट भी सैफी भाई के साथ खेलता हूँ। सैफी भाई का पुश करने का तरीका अलग है, रिजवान का पुश करने का तरीका अलग है। रिजवान थोड़ा सा क्या कहते हैं, प्लेयर को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि जाओ अपने आप को एक्सप्रेस करो। सैफी भाई का ये है कि सैफी भाई प्लेयर को गाइड करते हैं, कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहते हैं। तो देखें, हर तरीके का ऐसे जैसे माँ बाप होते हैं, किसी का कोई रवैया होता है, किसी का कोई रवैया होता है, लेकिन दोनों के जो इंटेंशंस हैं, आई थिंक एज पीपल एज पर्सन्स दोनों नंबर 1 है मेरे लिए।
अच्छा शान, ऑस्ट्रेलिया का दौरा करीब है और स्टीवन स्मिथ और पैट कमिंस जो हैं वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके समेत जो है तमाम जो ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम। और कितने पुरजोश है ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से? आप चूँकि अब सेलेक्ट भी हैं, हिस्सा भी हैं पाकिस्तान टीम का, कितनी खुशी है कि आप जो है वो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करने जा रहे हैं और कितना एक्साइटेड है खेलने के लिए वो सीरीज़? बहुत खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है और पाकिस्तान के ग्राउंड्स फिर भरेंगे और उम्मीद ये है कि ये एक स्टार्ट है और इसके बाद और भी टीम्स पाकिस्तान है, जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा शान, आप समझते हैं कि T20 की जैसे आपकी परफॉर्मेंस अभी जारी है, बड़ी अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि टेस्ट में भी उसी तरह ही परफॉर्मेंस आपकी होगी और होम जो ग्राउंड है, होम जो पिचेस हैं, उनका एडवांटेज होगा आप लोगों को? PS हम इंगेज बहुत ही क्रूशल स्टेजेस में, तो अभी सारा फोकस PSL की तरफ है और जब आएगी टेस्ट क्रिकेट की बात आएगी, नेशनल टीम की बात आएगी, तब जो रिक्वायरमेंट होगी उस वक्त की, उसकी कंडीशंस की, तो अपने आप को उस तरीके से अप्लाई करेंगे। अच्छा शान, आप ओपनिंग करते हैं और आपका जो नंबर है वो ओपन है, जबकि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 में ओपनिंग करते हैं। अगर मैनेजमेंट आपको कहती है कि नीचे वाले नंबर्स पर आप बैटिंग कर लें, ओपनिंग ना करें, तो क्या आप उस नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं और खेल सकते हैं? अगर मुझसे कहीं डिस्कस किया जाएगा कि आप इधर खेलें, तो मैं अपने आप को कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर रोल और पोजीशन के लिए मैं मेहनत करूं और एफर्ट्स करूं, तो मुझे बिल्कुल कोई उससे शिकायत नहीं।